गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट 5 चल रही थी, उसका सेकेंड पार्ट था जलीय विलायक का, वो हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो नॉन सोलवेंट या फिर जो सोलवेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि इस वाले यूनिट के अंदर नॉन ऑपर सोलवेंट में अपने पास दो ही सोलवेंट है, एक तो था द्रव अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, और सेकंड था लिक्विड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो उन दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनमें कौन से पदार्थ विलयशील होते हैं, कौन से विलयशील नहीं होते, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद इन विलायकों में होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिक्विड अमोनिया या द्रव अमोनिया विलायक। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो अमोनिया होता है NH3, उसमें केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसका संकरण है वो कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण का मतलब इसके पास क्या है, 4 sp3 कक्षक हैं। उन चारों sp3 कक्षक में से 3 sp3 कक्षक तो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षक के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, जबकि इसका जो चौथा sp3 कक्षक होता है उसमें नाइट्रोजन के 2s कक्षक में उपस्थित जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित होते हैं लोन पेयर के रूप में। यानी ये जो sp3 संकरण के द्वारा जो 4 sp3 संकृत कक्षक बनेंगे, उसमें से 3 जो sp3 संकृत कक्षक है उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षक के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे बनता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जबकि जो चौथा sp3 कक्षक होता है उसके अंदर क्या होता है, लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। sp3 संकरण होने के कारण NH3 की जो ज्योमेट्री है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति है वो इसकी, ये इसकी क्या ज्योमेट्री है, ज्यामिति। अब यदि किसी यौगिक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु पे लोन पेयर भी प्रेजेंट हो तो उसकी ज्यामिति और उसकी शेप क्या होंगी, अलग अलग होंगी, क्योंकि ज्यामिति में लोन पेयर कंसीडर किए जाते हैं, लिए जाते हैं, जबकि शेप में लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं। तो शेप इसकी क्या हो जाएगी, पायरेमिडी या पिरामिडी शेप है वो इसकी हो जाएगी। किस प्रकार से बनती है वो देखें। जैसे ये वाला हो गया नाइट्रोजन परमाणु, ये इसके अंदर लोन पेयर, और ये 3 इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। इस प्रकार से इसकी पिरामिडी शेप है वो बन जाएगी। ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु है वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजन के sp3 कक्षक से। चौथे कक्षक में क्या होता है, ये लोन पेयर है वो प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इस ज्योमेट्री के हिसाब से बॉन्ड एंगल होना चाहिए था आपका कितना, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन परमाणु पे लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होगा तो ये वाला बॉन्ड है वो इस साइड खिसकेगा। ठीक है, इस साइड खिसकेगा, पहले बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए था, प्रतिकर्षण के बाद ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा तो बॉन्ड एंगल अब क्या हो गया, कम हो गया। तब ये बॉन्ड एंगल इस प्रतिकर्षण के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर 107 डिग्री रह जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये थी इसकी शेप की बात की, किस प्रकार से ये होती है इसकी संरचना, ये बन गई। उसके बाद में देखें इसमें और क्या देखना है, लिक्विड जो NH3 होता है वो लिक्विड फॉर्म में कैसे आती है। वैसे NH3 अमोनिया को हम गैस मानते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में कैसे आ गई वो हमें देखना है कि NH3 में नाइट्रोजन परमाणु की EN क्या होती है, ज्यादा होती है। इस कारण से जैसे हम ये बना लिया हमने NH3 का, हम इस प्रकार से बना सकते हैं। सेकेंड जो NH3 है उसको हम यहाँ बना लेंगे, ये NH3 का पूरा अणु है, लोन पेयर इसके यहाँ पे है। तीसरा NH3 का अणु हमने यहाँ पे बना लिया, ये बन गया NH3। ठीक है, अब ये वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है वो 2 अधिक EN वाले परमाणुओं के बीच में आ गया, दोनों की EN क्या ज्यादा है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड में
जब हाइड्रोजन दो अधिक ईएन वाले परमाणुओं के बीच में आ जाता है तो वो एक परमाणु के साथ में नॉर्मल कोवलेंट सहसंयोजक बनते, जबकि दूसरे परमाणु के साथ में वो एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़ा हुआ होता है। इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इसी प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ आगे बन जाएगा, यहाँ पे NH3 के और अणु होंगे, यहाँ पे भी NH3 के और अणु है। ये पूरा एक अणु है NH3 का, ये सेकेंड है और ये सेकेंड है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन से प्रकार का है? जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ बन रहा है दो अलग अलग परमाणु, दो अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहा है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसको इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा को ये बनेगा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बनेगा। और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच बनता है तब उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, हिंदी में बोलेंगे अंतराणुक। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग NH3, ये अलग NH3, दूसरा NH3 है, इसके दो परमाणुओं के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या हिंदी में बोलेंगे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कहेंगे। अब इस अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही NH3, ये गैस का अणु NH3, ये दूसरा गैस का अणु है, ये बॉन्ड बना है इनके बीच में। इस बॉन्ड के कारण से ही दो NH3 के अणु पास पास में आएंगे। जब गैस के अणु पास पास में आते हैं तब वे संगुणित होकर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। अब ये दोनों जो NH3 गैस के अणु है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा पास आएंगे, संगुणित होंगे, संगुणित होकर के ये जो गैस फॉर्म होती है उससे लिक्विड में चेंज हो जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही द्रव, ये जो अमोनिया है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से ही ये जो NH3 है उसका विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड इन NH3। अमोनिया में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो द्रव अमोनिया है उसकी हमें अदर प्रॉपर्टीज है वो पढ़नी है। जो एक विलायक के जो गुण पढ़े थे वैसे इनकी वैल्यू क्या क्या है वो पढ़ेंगे। तो द्रव अमोनिया के लिए सबसे पहले आता है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। उसकी वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 195 के लिए पॉइंट्स में होती है, आप अप्रोक्सीमेट इतना ले लो। उसके बाद आता है इसमें बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कितना होगा, तो वो इसकी कितनी वैल्यू होती है, 240 के लिए वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आती है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, वो इसकी होती है 22। उसके बाद में इसका आता है डाइपोल मोमेंट म्यू, उसकी वैल्यू होती है 1.48 डिवाई आती है। उसके बाद में ये वैल्यू आ गई इसकी, ये चार थी मैन, क्वथनांक, हिमांक, क्वथनांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी वैल्यू इसके अंदर आ गई। ठीक है, विस्कोसिटी शांता है उसकी वैल्यू देखें तो इसकी वो वैल्यू होती है 0.22 होती है। ये थी इसके मेन द्रव अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज हैं, हिमांक, क्वथनांक, परावैद्युतांक, द्विध्रुव आघूर्ण, और ये हो जाएगी इसकी विस्कोसिटी या श्यानता। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है कि द्रव NH3 विलायक में कौन कौन से पदार्थ हैं विलेयशील होंगे वो पढ़ेंगे। ये लिखो एक बार, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, द्रव अमोनिया में विलय होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, कंपाउंड पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी के अंदर सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन लिक्विड अमोनिया। जहां भी आप अमोनिया विलायक लिखो वहां पे लिखना द्रव अमोनिया, क्योंकि अमोनिया गैस फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन गैस फॉर्म में अमोनिया विलायक की तरह कार्य नहीं करती है, लिक्विड में होती है तभी कार्य करेगी।
तो इस हेडिंग का हिंदी में क्या हो जाएगा, द्रव अमोनिया में यौगिकों की, या कंपाउंड नहीं लिखे यदि हम यहाँ पे सब्सटेंस लिख दें पदार्थ तो भी यही बात है। द्रव अमोनिया में पदार्थों की विलेयता, ये हेडिंग है। अब पदार्थों में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड लिख दे या सब्सटेंस लिख दे एक ही बात है, यानी अकार्बनिक यौगिक है उनकी विलेयता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, अकार्बनिक कंपाउंड कौन कौन से अकार्बनिक यौगिक हैं जो कि द्रव अमोनिया में विलय होते हैं वो यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे हेलाइड्स की बात। सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, ये लिस्ट अलग से बना लेंगे, अनसोल्यूबल की अलग से बनाएंगे। अब सोल्यूबल के अंदर देखिए आप हेलाइड्स, सबसे पहले एक नंबर पे आ जाएगा हेलाइड्स। हेलाइड्स में कौन कौन से विलय होते हैं, हेलाइड्स में जो विलेयता क्रम है वो भी लिख लें साथ में, आई नेगेटिव, वी आर नेगेटिव और एफ नेगेटिव। यानी जितने भी हेलाइड हैं, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, इनके साथ में HF वगैरह या फिर धातुओं के हेलाइड है जो भी जुड़े हुए हैं वो सारे क्या होंगे, विलयशील होंगे और इनकी जो विलेयता का क्रम है वो ये वाला रहेगा। अब उसके बाद हेलाइड में हमने क्लोराइड नहीं लिखा, तो क्लोराइड के अंदर आता है कुछ ही क्लोराइड विलयशील होते हैं, सभी विलयशील नहीं होते। क्लोराइड में कौन कौन से हैं, जैसे NaCl है, इसके अलावा NH4Cl है और इसके अलावा BeCl2 है। केवल ये मुख्य रूप से ये 3 क्लोराइड हैं वो ही द्रव अमोनिया में विलयशील होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लोराइड नहीं लिखा क्योंकि सभी क्लोराइड विलयशील नहीं होते, केवल कुछ होंगे, कुछ में ये 3 आ जाएंगे। उसके बाद में सोल्यूबल कौन कौन से हैं, उसके बाद देखिए हम इसके अंदर क्या आएंगे, एमाइड्स। जो एमाइड्स होते हैं उनके अंदर ये आता है कि जो अक्षार धातुएं होती हैं, एस ब्लॉक का जो पहला वर्ग है उसकी धातुओं के अलावा बाकी ऑल एमाइड क्या होते हैं, ऑल आर सोल्यूबल, यानी सभी एमाइड सोल्यूबल होंगे इसके अंदर। किसको छोड़ के, इसमें अक्षेप आ जाएगा, अपवाद आ जाएगा इसके अंदर कि जो एमाइड्स ऑफ बेस मेटल्स, यानी अक्षार धातुओं के जो एमाइड होते हैं, एस ब्लॉक का जो पहला वर्ग है उसको हम अक्षार धातुएं बोलते हैं। अक्षार धातुओं के एमाइड के अलावा बाकी जितने भी एमाइड हैं वो सारे के सारे द्रव अमोनिया में विलयशील होंगे। अब इसके अंदर भी एक अपवाद है कि अक्षार धातुओं के अंदर भी जो लिथियम का एमाइड बनता है LiNH2, अक्षार धातुओं के बाकी तो सभी एलाइड क्या होंगे, सॉरी एमाइड क्या होंगे, द्रव अमोनिया में अविलय होंगे। लेकिन जो लिथियम का एमाइड बनता है LiNH2 लिथियम एमाइड, वो द्रव अमोनिया में क्या होता है, विलयशील होता है। तो ऑल एमाइड आर सोल्यूबल, इनको छोड़ करके अक्षार धातुओं के जो एमाइड है उनको छोड़ करके बाकी सभी एमाइड सोल्यूबल होंगे इसमें द्रव NH3 में। अब अक्षार धातुओं में भी जो लिथियम का एमाइड है LiNH2 वो क्या होगा, विलयशील होगा। ये थी इसमें एमाइड्स की बात। उसके अलावा जो आयन्स हैं वो देखें इसके अंदर सोल्यूबल वाले चल रहे हैं अपना, यहाँ पे लिख देते हैं, 2 बन गए। उसके बाद तीसरे में आता है कि जितने भी साइनाइड आयन हैं Cn नेगेटिव, उसके अलावा जितने भी परक्लोरेट आयन हैं ClO4 नेगेटिव जिनके अंदर ये आयन होंगे, उसके अलावा जितने भी थायोसाइनेट हैं CnS नेगेटिव, ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। साइनाइड जितने भी परक्लोरेट है, जितने भी थायोसाइनेट हैं वो सारे के सारे हैं वो इस द्रव अमोनिया में क्या होंगे, विलयशील होंगे। तो ये तो था विलेयता वाला, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये इसके अंदर क्या होते हैं, विलय होते हैं। उसके बाद में हमें क्या देखना है, जो सोल्यूबल नहीं होते वो देखना है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे ये जो सोल्यूबल थे, अब जो इनसोल्यूबल है वो हमें देखना है। तो इनसोल्यूबल में तो एक तो वही आ गया LiNH2 को छोड़ के एमाइड ऑफ बेस मेटल, क्षार धातुओं के जितने भी एमाइड हैं LiNH2 अपवाद को छोड़ करके वो सारे द्रव NH3 में क्या होंगे, अविलय होंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट यौगिक है उसके अंदर आप देखें कि जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स जितने भी हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं जिनके अंदर ये आयन प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा जितने भी नाइट्रेट हैं, उसके अलावा और देखें जितने भी सल्फाइड हैं,
ठीक है, जितने भी सल्फेट हैं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी सल्फाइड हैं, ये वाले जितने भी ऑक्साइड हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, जितने भी नाइट्रोड हैं, जितने भी सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, जितने भी वे यौगिक जिनमें ये आयंस होते हैं, यानी ये जो यौगिक होते हैं, वो सभी के सभी द्रव अमोनिया में अविलेय होते हैं। तो ये वाली लिस्ट है, द्रव अमोनिया में अविलेय अकार्बनिक यौगिक होंगे। ठीक है, उतारे इसको। ठीक है, इसके अंदर एक आधा और देखो कि कार्बोनेट में कार्बोनेट CO3 नेगेटिव क्यों आता है। इसके अलावा फोस्फेट देख लो, इनके अंदर PO4 नेगेटिव क्यों आता है। ये सारे के सारे यौगिक अकार्बनिक हैं और ये सारे के सारे द्रव अमोनिया में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन कौन से क्या है, सोल्यूबल है, तो कौन कौन से हैं वो इनसोल्यूबल है। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सोल्यूबल है वो पहले देख लेते हैं कौन कौन से सोल्यूबल हैं। तो एल्कोहल, एलिफेटिक, सारे के सारे क्या है, ये एलिफेटिक जो लिखोगे ना वो एलिफेटिक, यानी इसमें आता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफेटिक होते हैं वो लगभग सभी इसमें क्या होते हैं, विलेयशील होते हैं। और जो एरोमेटिक होते हैं वो भी होते हैं विलेयशील, लेकिन वो कम विलेयशील या अलग विलेयशील है, वो बोलते हैं लेस सोल्यूबल होते हैं। एल्कोहल आ जाएगा, उसके अलावा क्या आ जाएगा, एल्कोहल में जिनमें OH ग्रुप है या फिर इसको ROH। इसके अलावा आ जाएगा ईथर, ROR ये ग्रुप हो। इसके अलावा आ जाएगा एस्टर, क्या ROOR। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा कीटोन, कीटोन में आ जाएगा ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक एल्कोहल, ईस्टर, एस्टर, कीटोन ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होते हैं, विलेय होते हैं द्रव NH3 में। लेकिन यदि हम बात करें एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों की, जो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सोल्यूबल तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक एस्टर, एरोमेटिक कीटोन, बेंजीन है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनके अंदर लेस सोल्यूबल है वो होते हैं। ठीक है, ये था इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बनिक यौगिकों का। उसके बाद में थर्ड हम इसके अंदर पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हम तीसरे पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये धात्विक तथा अधात्विक, उनकी विलेयता किस प्रकार से होती है इसके अंदर वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए इसके अंदर धातुओं और अधातुओं में इसने है कि जितनी भी अक्षार धातुएं हैं, ऑल बेस मेटल्स, जितने भी अक्षार धातुएं हैं, इसके अलावा जितने भी अक्षारीय मर्द धातुएं, या फिर यहाँ पे लिखेंगे और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, जितनी भी अक्षार धातुएं हैं, एस ब्लॉक का पहला वर्ग, एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग, उसको बोलते हैं क्षारीय मृद धातुएं। तो सभी अक्षार धातुएं, सभी अक्षारीय मृद धातुएं तथा इसके अलावा एल्यूमिनियम धातु, यूरोपियम धातु और इर्बियम धातु, ये 3 धातु है। ठीक है, ये दोनों एफ ब्लॉक की है और ये वाले क्या है, पी ब्लॉक की है। तो सभी अक्षार धातुएं, सभी अक्षारीय मृद धातुएं तथा 3 ये एल्यूमिनियम, यूरोपियम और इर्बियम, इन सभी की आयनन ऊर्जा का मान कम होने के कारण तथा ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण ये सभी धातुएं लिक्विड NH3 में विलेयशील होंगी। और इनके अलावा जो बच गई वो सारी की सारी क्या है, अविलेयशील है। ये विलेयशील वाली सोल्यूबल है और बाकी जो बच गई ना वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इनसोल्यूबल या अविलेय हो जाएंगी। ठीक है, ये थी धातुओं की बात, मेटल्स है ये सारे की सारी। अधातुओं में देखें
तो आयोडीन है, आयोडीन के अलावा फास्फोरस है, और ये क्या है, सल्फर। आयोडीन I2 के रूप में, फास्फोरस P4 के रूप में, और सल्फर एसिड के रूप में पाया जाएगा। ये तो थी धातुएं। अधातुओं में क्या आ जाएंगी, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर, ये सभी अधातुएं लिक्विड NH3 में क्या होती है, विलेसिल होंगी। इनके बाद जो बच गई वो क्या है, एविलेसिल है। तो ये विलेसिल ही लिखा है हमने केवल, ये धातुएं हैं जो विलेसिल है, और ये वाले क्या है, नॉन मेटल्स या अधातुएं हैं जो कि क्या है, विलेसिल है। उदाहरण को ये होगी द्रव अमोनिया में विलायकों, तो द्रव अमोनिया में पदार्थों की जो विलेयता है वो ये होगी। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो हो जाएगा सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड NH3, यानी द्रव अमोनिया का स्वतः आयनन। द्रव अमोनिया के जो अणु हैं वो अपने आप किस प्रकार से आयनित अवस्था में रहते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, द्रव अमोनिया का स्वतः आयनन। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जब NH3 के दो अणु आपस में जुड़ते हैं, NH3 में स्वतः आयनन का गुण पाया जाता है, वे विलायक जिनमें स्वतः आयनन का गुण पाया जाता है वो बहुत अच्छे विलायक माने जाते हैं, क्योंकि वे स्वतः ही आयनित होकर आयनों के रूप में रहेंगे। तो उसमें जो विलेय पदार्थ हम विलेय करेंगे वो आसानी से विलेय हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव इसकी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, NH2 नेगेटिव, यहाँ पे बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। ये तो बन गया इसका एमाइड आयन, और ये इसका बन जाएगा अमोनियम आयन। ठीक है, द्रव अमोनिया का स्वतः आयन इस प्रकार से बनेगा, ये इसका ऋणायन बनेगा एमाइड आयन, और ये इसका केटायन है अमोनियम आयन। ये दोनों बनने के बाद हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, देखें, यानी इसका जो वियोजन कांस्टेंट है या फिर इसकी जो रिएक्शन का जो कांस्टेंट है वो किस प्रकार से लिखेंगे, NH2 नेगेटिव, और इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, NH4 पॉजिटिव। अपॉन में प्रोडक्ट ऊपर लिखे जाएंगे वियोजन कांस्टेंट में, और ये वाले नीचे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 2NH3 के दो अणु है, तो ये वाले जब इसके साथ में आएंगे यानी K इंटू में 2NH3, दोनों जब यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके बराबर में क्या बचेगा, NH2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। अब इन दोनों का जो गुणनफल है उसको हम क्या बोलते हैं, K, ऐसे बोलेंगे K अमोनिया या फिर K NH3 बोल देंगे। यानी ये क्या है, अमोनिया का आयनिक गुणनफल है। यदि यहाँ पे H2O होता तो K इंटू H2O को हम क्या बोलते हैं, KW, जल का विलेयता गुणनफल बोल देंगे, जल का आयनन गुणनफल बोल देंगे। वैसे ये यहाँ पे क्या है, जल का अमोनिया का क्या है, आयनिक गुणनफल है। तो ये किसके बराबर होगा, NH2 नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, NH4 पॉजिटिव। इसकी जो वैल्यू है आयनन गुणनफल की, वो वैल्यू कितनी आती है, 1.9 इंटू 10 की पावर -33 वैल्यू आती है। और कितने टेम्परेचर पे आ रही है वैल्यू, माइनस में 0.50 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अमोनिया है उसके स्वतः आयनन का आयनिक गुणनफल है वो 1.9 इंटू 10 की पावर -33 आता है, जो कि जल के आयनिक गुणनफल की तुलना में बहुत कम होता है, क्योंकि जल के आयनिक गुणनफल का मान इससे क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी कारण से जल है वो NH3 की तुलना में अच्छा विलायक है वो माना जाएगा। तो ये इसमें NH3 के आयनिक गुणनफल इस प्रकार से आएगा, ये इसकी क्या है, वैल्यू है। ठीक है, ये था इसमें अमोनिया का स्वतः आयनन। उसके बाद जो अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है जो हम कल पढ़ेंगे वो है रिएक्शन, या फिर क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन occurring in liquid ammonia। केमिकल रिएक्शन occurring in liquid ammonia यानी द्रव अमोनिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो अपना कल का टॉपिक है, उसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए